साथियों, मेरे पास अक्सर मिडिल एज ग्रुप के या सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग पुरुष प्रोस्टेट की समस्या के समाधान के लिए आते हैं, या यूं कहें प्रोस्टेट के इलाज के लिए आते हैं। उनकी चिंता का विषय होता है कि अल्ट्रासाउंड पर प्रोस्टेट की समस्या आई है और उनका निवेदन होता है कि इसका ट्रीटमेंट करें, इसकी दवाई दे। कई बार तो मरीज प्रोस्टेट के ग्रेड की बात करते हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, और कभी कभी तो प्रोस्टेट के वेट के बारे में भी वो जिक्र करते हैं, जैसे प्रोस्टेट 30 ग्राम का है, 40 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, इत्यादि इत्यादि। कई बार तो मेरे सहयोगी डॉक्टर भी इसी समस्या को लेके मरीज को विशेषज्ञ सलाह और इलाज के लिए रेफर करते हैं। जब मैं मरीज की जांच करता हूं, मरीज को अपने हिसाब से इवेल्युएट करता हूं और मरीज की समस्या को लेके मरीज से सवाल करता हूं और प्रोस्टेट की समस्या को लेके कुछ सवाल करता हूं, तो अक्सर पाता हूं कि मरीज को प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई लक्षण नहीं होते, प्रोस्टेट से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती और मरीज को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक, और आज का विषय प्रोस्टेट पर ही आधारित है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। आधा अधूरा वीडियो देख के पूरी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए अंत तक बने रहे। तो पहले जान ले आखिर प्रोस्टेट होता क्या है। एक बात को गांठ मार ले, प्रोस्टेट पुरुषों में पाया जाने वाला एक अभिन्न अंग है, ना कि कोई बीमारी। ठीक वैसे ही जैसे अपेंडिक्स इंसान में पाए जाने वाला एक अभिन्न अंग है जिसमें अपेंडिसाइटिस की समस्या हो सकती है। अपेंडिक्स सबको होता है, पर अपेंडिसाइटिस किसी किसी को। ठीक वैसे ही प्रोस्टेट सभी पुरुषों को होता है, पर प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं या बीमारियां किसी किसी को हो सकती है, और यहां तक कि कैंसर भी। प्रोस्टेट एक छोटे अखरोट के साइज का पुरुषों में पाए जाने वाला अंग होता है, जो कि पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसी फोटो का क्लोजअप देखें। इस फोटो में आपको प्रोस्टेट के अलावा इससे जुड़े 3 अंग नजर आएंगे। एक है यूरिथ्रा यानी कि पेशाब की नली, जिससे पेशाब का निकास होता है। दूसरा है टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश, और तीसरा है वास डेफरेंस यानी कि शुक्राणु वाहिनी, जो कि एक नली सी होती है और शुक्राणु को अंडकोश से पेशाब की नली की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। अब इस पिक्चर को देखें। जो पीला अंग है, ये है पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। लाल रंग का हाईलाइट किया हुआ अंग है प्रोस्टेट, जो कि आप देख सकते हैं पेशाब की थैली के ठीक नीचे है। पेशाब की नली यानी कि यूरिथ्रा भी पीले रंग से दर्शाई गई है, और ये नली पेशाब की थैली से निकलते ही प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से गुजरती है और फिर लिंग में प्रवेश करती है, जैसा कि आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। पुरुषों में इस नली से पेशाब और वीर्य दोनों का निकास होता है। अब इस पिक्चर में प्रोस्टेट ग्लैंड का आप मैग्नीफाइड व्यू देख सकते हैं। इसमें आप साफ तौर पे पेशाब की नली यानी कि यूरिथ्रा को पेशाब की थैली से निकल के प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रवेश करते हुए साफ तौर पे देख सकते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरने के बाद इसी नली को आप लिंग में प्रवेश करते हुए ज्यादा बेहतर तौर पे देख सकते हैं। पेशाब की नली यानी कि यूरिथ्रा का प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच गुजरना ही प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी कुछ समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है, जिस बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अब फिर से इस पिक्चर को देखें।
ग्रे या भूरे रंग का अंग टेस्टिस यानी कि अंडकोश है। इसी रंग में जो नली है ये है वास डेफरेंस यानी कि शुक्राणु वाहिनी। आप देख पाएंगे ये नली टेस्टिस से निकलकर प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया में एंटर होती है और इसी एरिया में आपको सेमिनल वेसिकल नाम का एक अन्य ग्लैंड नजर आएगा। इस सब से अनुमान लगाना आसान है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का पुरुषों में प्रजनन क्रिया यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम रोल है। अभी तक जो मैंने बात की है इस एनिमेशन में आप फिर से देखें। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये पेशाब की थैली और ये पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा। आप देख सकते हैं कि पेशाब की नली पेशाब की थैली से निकलकर प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से गुजर रही है। इसमें आप वास या शुक्राणु वाहिनी की पोजीशन भी ठीक से देख सकते हैं। साथियों, प्रोस्टेट क्या है ये तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं इसके काम के बारे में, यानी कि पुरुषों में प्रोस्टेट का क्या फंक्शन है, प्रोस्टेट क्या काम करता है। साथियों, यद्यपि इंसान प्रोस्टेट ग्लैंड के बिना रह सकता है, पर प्रजनन क्रिया यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट का अहम रोल होता है। पूरी बात समझने के लिए पहले सीमेन यानी कि वीर्य के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, अंडकोश में पैदा होने वाले स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु का वीर्य में सिर्फ 2 से 5% का योगदान होता है। यानी कि वीर्य में शुक्राणु का अनुपात मात्र 2 से 5% का ही होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। बाकी 95% का योगदान अन्य ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों से आता है, जिसमें प्रमुख है सेमिनल वेसिकल, जिसका योगदान 65 से 75% का होता है, और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और इससे निकलने वाले पदार्थ का योगदान होता है 25 से 30%। और यही पदार्थ पुरुषों में प्रजनन क्रिया में अहम रोल प्ले करता है। ये जो 25 से 30% का जो योगदान है प्रोस्टेट ग्लैंड का, आखिर इसमें क्या होता है? जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक, और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, और इन सभी पदार्थों का वीर्य में इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रजनन क्रिया में आखिर क्या रोल होता है। पहला फंक्शन है सीमेन यानी वीर्य का लिक्विफिकेशन। संभोग के दौरान जब वीर्य निकलता है तो वीर्य गाढ़ा होता है, और ये गाढ़ा क्यों होता है? ताकि योनि मार्ग से गुजरते हुए वीर्य में पाए जाने वाले शुक्राणुओं को नुकसान ना पहुंचे। योनि मार्ग का वातावरण शुक्राणुओं के लिए अनुकूल नहीं होता, और यदि वीर्य गाढ़ा न हो तो शुक्राणु को नुकसान पहुंच सकता है और गर्भधारण में समस्या पैदा हो सकती है। संभोग के 15-20 मिनट बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ में पाए जाने वाले कुछ एंजाइम्स वीर्य को लिक्विफाई करते हैं। इससे क्या होता है, योनि से आगे का मार्ग शुक्राणु आराम से तैरते हुए आगे बढ़ सकते हैं और अपने निर्धारित स्थान पे बिना अड़चन के आराम से पहुंचते हैं। दूसरा फंक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ में कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि शुक्राणुओं को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। इन पोषक तत्वों के होते हुए शुक्राणु महिला के प्रजनन अंगों में 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं।
प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला फ्लूइड भी इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। इस फोटो में आप देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों तरफ सेमिनल वेसिकल होते हैं और संभोग के दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा सेमिनल वेसिकल से भी फ्लूइड निकलता है, जिस बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और फंक्शन होता है और वो है संभोग के दौरान प्रोस्टेट वीर्य को मूत्र मार्ग से बाहर धकेलने में मदद करता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेशन में भी हेल्प करता है। यद्यपि इस इजैकुलेशन प्रोसेस में कुछ मसल्स का, कुछ मांसपेशियों का ज़्यादा रोल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़े कुछ बीमारियों के बारे में। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, 3 प्रमुख समस्याएं होती है। प्रमुख बीमारियों में एक है BEP यानी कि बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, या फिर इसे BPH भी कहते हैं। दूसरा है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस में प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है और ये अक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है। तीसरा है कैंसर, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। इन सब में सबसे आम समस्या है BEP या यूं कहें BPH। इसका पूरा मतलब होता है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट या बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, इनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी मतलब साइज का बढ़ना, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और इसकी साइज में बढ़ोतरी नॉन कैंसरस होती है, बिनाइन होती है। आखिर प्रोस्टेट बढ़ता क्यों है? जैसे जैसे पुरुष की आयु बढ़ती है, 45-50 साल की उम्र के अराउंड शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिस वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। हर पुरुष इन हार्मोनल चेंजेस जिसका मैंने जिक्र किया था, इससे गुजरता है। प्रोस्टेट जिसका सामान्य वजन अडल्ट में 15 से 20 ग्राम का होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, किसी किसी का 150-200 ग्राम तक भी बढ़ता है और कभी कभी तो रेयरली 400-500 ग्राम के प्रोस्टेट ग्लैंड भी रिपोर्टेड है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यदि आंकड़ों पे गौर किया जाए तो 50 से 60 साल की उम्र में लगभग 50% पुरुष प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या यानी BPH की समस्या से पीड़ित पाए गए हैं और 60 से 70 साल की एज ग्रुप में लगभग 70% लोग इस समस्या से पीड़ित होते हैं और ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 70 साल की उम्र के ऊपर लगभग 80% लोग इस समस्या से पीड़ित पाए गए हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से क्या नतीजा होता है, आप शायद अब समझ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, पेशाब की नली प्रोस्टेट ग्लैंड से घिरी रहती है। स्वाभाविक तौर पे जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगा तो पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा पे इसका दबाव पड़ना स्वाभाविक है। नतीजा क्या होता है? पेशाब के निकास में बाधा, यानी कि पेशाब के निकास में रुकावट। इस फोटो को देख के आप समझ सकते हैं, एक तरफ नॉर्मल प्रोस्टेट है, पेशाब की नली में कोई दबाव नहीं है, और दूसरी तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज ज़्यादा है और ऑब्वियसली पेशाब के निकास में इसका रुकावट पैदा करना स्वाभाविक है। यही बात इस दूसरी फोटो से भी आप समझ सकते हैं।
अब ये वीडियो देखें, आपको बेहतर समझ आएगा। इसमें पेशाब की नली के थ्रू पेशाब की धार को दिखाया गया है। नॉर्मल प्रोस्टेट में ये पेशाब की नली है। स्वाभाविक तौर पे जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ेगा तो पेशाब की नली पर ज़ोर पड़ेगा, पेशाब में रुकावट पैदा होगी। और यहाँ पर आप ये सब अच्छे से भली भांति देख सकते हैं। इस बीमारी के बारे में डिटेल चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, पर संक्षिप्त में इतना बता दूं, प्रोस्टेट का उम्र के साथ साइज में बढ़ना और उससे जुड़ी समस्या में यानी कि सिम्टम्स का आपस में कोरिलेशन हो, संबंध हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। बड़े साइज के प्रोस्टेट भी कई बार दिक्कत नहीं देते और कई बार छोटे साइज के प्रोस्टेट भी काफ़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। और अगर मरीज़ समय रहते इलाज ना करवाएं तो गुर्दे तक डैमेज हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकती है। कहने का मतलब है, प्रोस्टेट का यदि साइज ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं आपको वो दिक्कत दे रहा हो। हम प्रोस्टेट का इलाज नहीं, उससे जुड़ी समस्याओं का इलाज करते हैं। मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है नहीं है, ये हम अपने हिसाब से मरीज़ की इवैल्यूएशन करते हैं। हम सिम्टम्स को इवैल्यूएट करके सिम्टम्स के हिसाब से मरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा और इसके इलाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में, विभिन्न विकल्पों के बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। पर इतना बता दूं, आपका प्रोस्टेट साइज बढ़ा हुआ है, आपको बीएचपी है, तो ज़रूरी नहीं आपको इलाज की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इलाज तभी किया जाता है यदि आपको इससे जुड़े लक्षण तंग कर रहे हो, यानी कि सिम्टम्स बॉदरसम हो। इस फोटो में आप कुछ लक्षणों को देख सकते हैं। लक्षण या सिम्टम्स ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकते हैं और इरिटेटिव हो सकते हैं, और किसी किसी को तो ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिटेटिव दोनों भी हो सकते हैं। इरिटेटिव सिम्टम्स को हम स्टोरेज सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स को वॉइडिंग सिम्टम्स। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, मैंने दोनों तरह के सिम्टम्स को संक्षिप्त में आपकी जानकारी के लिए दिखाया है। पेशाब की धार कमज़ोर होना, पेशाब करने के लिए ज़ोर लगना और ज़ोर लगाने के बावजूद भी पेशाब की धार में इम्प्रूवमेंट ना होना, पेशाब करते करते पेशाब की धार का टूटना, पेशाब करने के बाद पूरी संतुष्टि ना मिलना, पूरा सेटिस्फैक्शन ना मिलना, मरीज़ को लगता है कि पेशाब पूरी तरह से नहीं हुआ है, ये है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। और कई बार तो मरीज़ का पेशाब बंद भी हो जाता है और हमें मरीज़ को इमरजेंसी में पेशाब की नाली भी डालनी पड़ सकती है। ये सब ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है। और अगर इरिटेटिव सिम्टम्स की बात करें तो पेशाब का कम कम बार बार आना, रात को पेशाब करने के लिए बार बार जागना, पेशाब करने की अचानक तीव्र इच्छा होना जिसे रोकना कठिन हो, यहाँ तक कि पेशाब का लीक होना, ये सब है इरिटेटिव सिम्टम्स। और इलाज की बात करें तो इलाज में हम माइल्ड सिम्टम में मरीज़ को फॉलो पे रखते हैं। सिम्टम्स ज़्यादा हो तो मरीज़ को दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और आखिरी विकल्प है ऑपरेशन। इन सभी की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपके लिए टेक होम मैसेज क्या है? प्रोस्टेट का उम्र के साथ बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है,
पर सभी को इलाज की ज़रूरत पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज बढ़ता रहता है और इससे जुड़ी समस्याओं और सिम्टम्स होने की संभावना बढ़ती रहती है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इससे जुड़े अगले वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें। पिछले कुछ वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, क्लिक करके वीडियो देखें। थैंक यू।